नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक ही लेह के दौरे पर पहुंचे और जब वो सैनिकों के बीच आए, भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे। वंदे वंदे भारत माता की वंदे 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 वंदे वंदे। हथियारों से भी बड़ा हौसला होता है और वही हौसला जो आज बढ़ा है हमारी सेना का, जो इस वक्त सरहद पर तैनात है। प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे और वहां पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगे। सैन्य अफसरों से प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रीफिंग ली। चीन के साथ सख्ती से निपटना होगा, ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर। पूरी ताकत से दुश्मन से निपटने की जरूरत है, ये प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा है। ये था उनका संदेश हमारी सेना को। सैन्य अफसरों से पीएम मोदी ने ब्रीफिंग ली, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और उसके बाद सख्त संदेश दिया कि सख्ती से निपटना है, चीन से, दुश्मन से निपटने की जरूरत है। ये अपने आप में कई संकेत है इस दौरे के जरिए। न सिर्फ हौसला अफजाई, तैयारी हमारी सेना की जायजा लेना, इसी के साथ पूरे विश्व को और खास तौर पर साजिश रचने वाले पड़ोसी मुल्कों को यह संदेश देना कि देश का मुखिया खुद आज अपनी सेना के साथ वहां पर मौजूद है। ये काफिला, जैसा कि मंजीत दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचता हुआ, जहां पर हमारे शहीदों का स्मारक बनाया गया है लेह में। वहीं की तस्वीरें आप देख रहे थे। हमारे सहयोगी लगातार इन तस्वीरों को पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों का आज जिस तरह से उत्साह बढ़ाया है, जोश उनका हाई दिख रहा है, और उसी के साथ ये जयकारे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है कि पीएम के दौरे से सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। वंदे वंदे भारत माता। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम के कदम की सराहना और साथ ही धन्यवाद उन्होंने किया है। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह के निमू का दौरा किया है और थल सेना, वायुसेना, आईटीबीपी जवानों से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मंजीत, प्रधानमंत्री इस वक्त उस स्मारक में जहां पर शहीदों का सम्मान। जी मंजीत। अंजना, यहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री 14 कोर कमांडर के हेडक्वार्टर से निकलकर हॉल ऑफ फेम, जो कि यहाँ पर शहीदों का स्मारक है, जहाँ पर सियाचिन से लेकर करगिल युद्ध तक के जो शहीद हैं उनके लिए स्मारक बनाया गया है, वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का लेह से निकलने का भी कार्यक्रम है। अभी यहाँ से जो जानकारी मिल पा रही है, मिलिट्री हॉस्पिटल भी प्रधानमंत्री जाएंगे, हॉल ऑफ फेम से होते हुए मिलिट्री हॉस्पिटल जाएंगे, जहाँ पर जो 15 जून की घटना के जो घायल जवान हैं उनसे मिलेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो अपने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान लगातार हर एक मिनट का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया। और अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ से हेडक्वार्टर से निकलते हुए हॉल ऑफ फेम प्रधानमंत्री जा रहे थे, तो यहाँ पर मीडिया को देखकर भी उन्होंने हाथ हिलाया, वेव किया, और यहाँ से होते हुए उनका काफिला आगे बढ़ा। तो पूरा सुबह 7 बजे से लेकर अब तक करीब 1 बजे का वक्त है, उन्होंने हर एक पल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जवानों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, और खासतौर से जो नीमू ब्रिगेड हेडक्वार्टर जहाँ पर फॉरवर्ड पोस्ट पर सबसे पहले वो पहुंचे थे, वहाँ पर जिस तरह का जोश भारत माता की जय के नारे जो जवानों के बीच में लग रहे थे प्रधानमंत्री के पहुंचते ही, वो दिखाता था कि कितनी बड़ी हौसला अफजाई है जवानों के लिए इस मौके पर, जब पिछले करीब 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, दोनों सेनाएं बिल्कुल युद्ध के मोर्चे पर आमने सामने तैनात हैं, और 15 जून जैसी खूनी भिड़ंत दोनों के बीच में हो चुकी है। तो इस मौके पर सीधे देश के प्रधानमंत्री का आना, और खासतौर से प्रधानमंत्री अपने पूरे पिछले कार्यकाल के दौरान भी कई मौकों पर, खासतौर से दिवाली के मौके पर सरहद के ऐसी जगहों पर
पहुंचते थे। लेकिन इस वक्त युद्ध के हालात के बीच में पहुंचना जवानों के लिए भी बड़ा संदेश है और खासतौर से चीन के लिए एक बड़ा संदेश छुपा हुआ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ अपने संदेश अधिकारियों को दिया, आला अधिकारियों से साफ कहा कि सख्ती से चीन से निपटा जाए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, ताज़ा तस्वीरें वहां से भेज रहे हैं और इसी के साथ बता रहे हैं कि घायल सैनिक जो यहां पर आर्मी हॉस्पिटल में हैं, उनसे भी मिलने के लिए प्रधानमंत्री खुद जाएंगे जो उस झड़प में शामिल हुए थे। और इसी के साथ हॉल ऑफ फेम में इस वक्त पीएम मौजूद है जहां पर शहीदों के लिए लेह में स्मारक बनाया गया है। हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। इस बीच हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी सेवानिवृत्त जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा लगातार बने हुए हैं और अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पात्रा, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री इस वक्त हॉल ऑफ फेम में है। ये वो वक्त है जब अभी भी विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, कांग्रेस अभी से सवाल भी पूछ रही है। इन पूरी परिस्थितियों पर इस वक्त क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा और जैसे आपके रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं, हर हिंदुस्तानी इससे 3 संदेश लेता है। एक, मोरल बूस्टिंग। आपने देखा अभी किस प्रकार वंदे मातरम, भारत माता की जय, एक स्वतःस्फूर्त हमारे जो जवान वहां पर हैं, एडवर्स सिचुएशन मतलब वहां का मौसम किस प्रकार है, कितना हाई ऑल्टीट्यूड में है, वैसे में जब अचानक प्रधानमंत्री मतलब कौन, कस्टोडियन, जो देश का कस्टोडियन वहां पहुंचता है, तो आप सोचिए उनके मन में किस प्रकार का एक उमंग भर गया होगा। एक तो ये है। दूसरा है कि वो जायजा लेना कि किस प्रकार वहां हमारी परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की हमारी वहां तैयारियां हैं, ये जायजा प्रधानमंत्री खुद जाके ले रहे हैं। ये अपने आप में कोई छोटा संदेश नहीं है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय है पूरे विश्व को संदेश कि यस, आई एम इन चार्ज एंड आई विल लीड फ्रॉम फ्रंट। मैं इस पूरे परिस्थिति को देख रहा हूं और इंडिया तैयार है फ्रंट से लीड करने के लिए। और देखिए, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इससे पहले एक पटकथा भी है। रशिया से बातचीत, अमेरिका से बातचीत, माइक पॉम्पियो का संदेश आना, ऑस्ट्रेलिया का बजट, ऑस्ट्रेलिया की बजट में साइनो इंडिया टेंशन को लेके मेंशन करना, हमारे विमान इत्यादि जो बहुत बड़ा एक कैशमेंट है हमारे मिलिट्री की इंस्ट्रूमेंट्स का, वो रशिया से आना, रफाल विमान का आना, ये सारी चीजें पीछे प्रिपेयर हो रही थी। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री बॉर्डर में गए हैं। ऐसे में कांग्रेस सवाल पूछे या कोई सवाल पूछे, इसका मुझे लगता है कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए जब पूरा भारतवर्ष आज हाउ इज द जोश में, जोश इज हाई कहते हुए आगे बढ़ रहा है। आपका जोश कहां पर है अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रधानमंत्री के दौरे से? पूरा देश जोश में है। प्रधानमंत्री सबके हैं, भारत के हैं, भले देर गए लेकिन दुरुस्त गए। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कह रही है कि डिनायल मोड पे मत रहा करिए। कांग्रेस पार्टी की बातों को बहुत दिनों बाद स्वीकारते हैं मोदी जी, चाहे वो कोरोना हो, चाहे ये चीन की समस्या हो बॉर्डर वाली, इस पे भी बहुत दिनों बाद जागे और स्वीकारे। और आज जोश तो पूरे देश में है ही है, हमेशा रहा है। अब भारत की सेना दुनिया की सर्वोच्चतम सेना है, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। हाँ, कल सुना था कि राजनाथ सिंह जी जाने वाले हैं और आज अचानक प्रधानमंत्री जी गए और अच्छा हुआ। अब वो राजनाथ सिंह जी ले गए या नहीं ले गए, क्यों नहीं ले गए, ये बात हम नहीं जानना चाहते, वो अलग बात है, उनकी मर्जी। लेकिन सीमाओं पे जो शंकाएं थी, वो शंकाएं तो प्रधानमंत्री के जाने के बाद और पुष्ट होती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। चीन की हिमाकतें बढ़ रही हैं, तभी तो हमारी तैयारियां हो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री तभी तो उस तैयारियों का जायजा लेने और हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। इस बात को क्यों नहीं कहा माना जा रहा है और क्यों नहीं चीन का स्पष्ट शब्दों में नाम लेकर के उससे कहा जा रहा है? दुनिया भर के लोगों से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमारा पक्ष सही है, हम कभी युद्ध की बात नहीं करते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, दुनिया हमारी बात को सुनता भी है। लेकिन जिनसे 18 बार मिला गया, जिनके लिए हिंदुस्तान की पलक पाँव बिठा दी गई, उस चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी जो मित्र हैं, काफी मित्रता जिनसे है, उनसे भी इस बारे में बात की जानी चाहिए थी। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? वहां पे पूरी गलवान वैली हमारी है, आप आपके सैनिकों ने हमारे सैनिकों के साथ मुठभेड़ की, आपको भी उसका सजा मिला। लेकिन अपने रिश्ते जो 6 साल में बने हैं, एक व्यक्तिगत रिश्ते जो बने थे मोदी जी के चीनी राष्ट्रपति से, उसका भी कुछ उपयोग करना चाहिए था। ठीक है, बताना हो सकता है किया हो। संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं, तो इसलिए उसके बाद में जनरल प्रसाद और जनरल कुलकर्णी के पास जाऊंगा। अंजना जी, चूंकि अंजना जी, राजीव प्रताप रूडी जी हमारे सीनियर स्पोक्स पर्सन रहेंगे, उनके घर शायद कैमरा नहीं पहुंचा है, इससे थोड़े समय के लिए मैं बैठा हूं, मैं इसका जवाब देके आपसे अनुमति लूंगा। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है,
जब तर्क वितर्क हो तो तर्क किया जा सकता है, जहां वितंडावाद हो वहां पर तर्क नहीं किया जा सकता है। ये कांग्रेस के लोग आप देखिए, शुरू में बहुत अच्छा हुआ, इससे पहले रोहन गुप्ता जी थे, वो तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमारी जमीन कब्जे में आ गई। यहाँ इन्होंने, अखिलेश जी ने शुरू किया, हाँ अच्छा हुआ प्रधानमंत्री गए, मतलब बड़े देर से गए। क्यों बड़े देर से गए, मतलब क्या होता है? फर्स्ट डे प्रधानमंत्री चले जाए, सेकंड डे जाए, थर्ड डे जाए, ये सारे एक्सपर्ट सबके साथ चर्चा करने के बाद प्रधानमंत्री कब जाएंगे ये निर्णय लिया जाता है। ये देर हुआ नहीं हुआ ये आप डिसाइड नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि अब बता दिया जाए, चीन का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये जो प्रधानमंत्री आज गए हैं किसके लिए गए? ये श्रीलंका से लड़ने चले गए, नेपाल से लड़ने चले गए, वहां सीरिया से लड़ने, किससे लड़ने चले गए? कहां पर गए हैं प्रधानमंत्री? जिस बॉर्डर पे गए हैं उस बॉर्डर पे उस फ्रंट का नाम क्या है? मैं बोलूं? नीमों में आप बोल लीजिएगा, अभी अब मत बोलिए, बहुत बोल लिया है। वहां क्यों गए? अगर इतने नासमझ हैं आप कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री चीन के लिए गए हैं, तो फिर आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए कि चीन किस तरफ है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि पुष्टि हो गई कि गड़बड़ी थी, कब्जा हो गया था जमीन पर, जो रोहन गुप्ता भी बोल के गए थे। देखिए बार बार ये देश का सबसे बड़ा चैनल है, गांव-गांव में हिंदी चैनल के नाम पे आज तक देखी जाती है। मैं एक प्रवक्ता हूं, छोटा सा एक कर्मी हूं पार्टी का, मगर 1 इंच भी जमीन पे कब्जा नहीं हुआ है। हमारे वीर जवानों के कारण यह प्रधानमंत्री ने बोला है, एक भी पोस्ट पे कब्जा नहीं हुआ है। गाँव में बैठी मेरी बूढ़ी माँ भी सुन ले, गाँव में मेरे जवान भाई भी सुन ले, अपने प्रधानमंत्री पर संपूर्ण विश्वास रखे। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कि ऐसे विषय में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है, पर कब्जा नहीं हुआ है, ना होने दे। अंजना जी सुनिए अंजना जी सुनिए, अगर ये बता रहे हैं कि किस लिए गए हैं प्रधानमंत्री जी, सबको पता भी है कि चीन के कारण गए हैं, इतना क्या है, दबाव है कि लगाव है चीन से? चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? न प्रधानमंत्री जी नाम लेते हैं, न रक्षा मंत्री जी नाम लेते हैं, न विदेश राज्य मंत्री नाम लेते हैं, न विदेश मंत्री नाम लेते हैं, न जनरल वीके सिंह नाम लेते हैं। इनका स्थानीय सांसद नाम लेता है, बताता है क्या हो रहा है, सारे रिपोर्ट आ रही है क्या हो रहा है। एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में खामोशी से रहिए। पूरा सैटेलाइट, पूरी सुनिए बात आने दीजिए, पूरी सैटेलाइट इमेजेस सबके पास है, सबको दिख रहा है। दूसरी बात, कई बार हमारे सेना के और विदेश मंत्रालय के लोग अभी परसों भी बैठे थे चीन के साथ, वो किस बात के लिए बैठ रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि जो 6 जून को तय हुआ वो माने चीन। 6 जून को क्या तय हुआ था? जो 15 मई के पहले जहां पे था वहां जाए, और ये बीजेपी के प्रवक्ता और सरकार बैठ के कहती कि कुछ कब्जा ही नहीं किया है। ये सारा का सारा चीन को मदद करते हैं, क्योंकि जो अफसर बैठ करके निगोशिएशन कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उस बात को सरकार डिनाइल क्यों करती है? ये सरकार चीन के मदद में क्यों आके खड़ी होती है, या बीजेपी प्रवक्ता आके चीन के मदद में क्यों खड़े होते हैं? एक मिनट प्लीज सुनिए, बात होने दीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए आप सबकी आवाज नीची कर दी गई है। जनरल प्रसाद और जनरल कुलकर्णी, आपके पास भी मैं आऊंगी। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचता हुआ हॉल ऑफ फेम में, वही स्मारक जो गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में शहीद हुए हैं। हॉल ऑफ फेम से अब प्रधानमंत्री निकल रहे हैं मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए, जहां पर अभी भी घायल सैनिक मौजूद हैं। उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। सांकेतिक रूप से, हर रूप से आप देखें, इस दौरे का बहुत महत्व है। जी, हमारे सहयोगी मंजीत वहां पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मंजीत, अपने लेह दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7 बजे लेह, और इस वक्त हम आपको लेह में प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो शहीद स्मारक है उसके लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। आगे यहाँ पर 14 कोर का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री का ये काफिला इस वक्त जो लेह का शहीद स्मारक है, जहाँ पर सियाचिन से लेकर करगिल युद्ध के दौरान जिन वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनकी समाधि हैं, उनकी याद में यहाँ पर हॉल ऑफ फेम बनाया गया है। वहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त जा रहा है। और इस पूरी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ फॉरवर्ड पोस्ट लीमू, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर यहाँ से लेह से 35 किलोमीटर है, वहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लेह में जो 14 कोर का हेडक्वार्टर है वहाँ पर आला अधिकारियों के साथ बैठक की, और फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ ही प्रधानमंत्री ने जो आला अधिकारी हैं उनको साफ संदेश दिया कि
चीन को मौजूदा हालात में मुंहतोड़ जवाब देना होगा। कड़ा संदेश उन्होंने दिया कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा और इस वक्त एक तरह से जो चीन का जो डर है वो उसको बाहर निकालते हुए हमारे सैनिकों को शौर्य दिखाना होगा। तो बड़ा संदेश इस मौके पर प्रधानमंत्री की बात में छुपा हुआ है कि आने वाले दिनों में इस वक्त चीन के साथ जो हालात हैं इस सरहद पर वो काफी अहम होंगे। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, लेह, आज तक। सांकेतिक रूप से बहुत मायने। और यही जल्दी से एक बार जनरल प्रसाद आपसे रिएक्शन चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और आज उसी बलिदान के सामने अपना सिर झुकाने, श्रद्धांजलि देने पीएम पहुंचे हैं हॉल ऑफ फेम। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस प्रोग्राम के शुरू में आपने ये भी बता दिया कि प्रधानमंत्री को हौसला अफजाई के लिए गए हैं, लेकिन मैं अब इसको कुछ मिलिट्री एंगल में लाना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। पॉलिटिकल बातचीत हो चुकी है काफ़ी, लेकिन मैं इसको मिलिट्री एंगल देना चाहता हूं क्योंकि आपने हम लोगों को इसमें निमंत्रित किया है। देखिए, प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों से नक्शे के ऊपर दिल्ली में एयर फोटोग्राफ्स के जरिए और तरीकों से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की रणनीति क्या है, चाइना कहाँ पर पहुँचा है, किस तरह से LAC की बातचीत हो रही है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैप रीडिंग जो होती है और एयर फोटोग्राफ्स की इंटरप्रिटेशन जो होती है वो माउंटेनस टेरेन में बड़ी कठिनाई से समझ में आती है, क्योंकि पहाड़ी एक दूसरे से मिली होती हैं, उसमें डिस्टेंस होता है, लेकिन फोटोग्राफ्स और नक्शे के जरिए उसका एक्चुअल अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। हालांकि गुड आइडिया मिल जाता है। जो हम लोग वहाँ रह चुके हैं, जैसे कुलकर्णी साहब रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ, तो हम लोगों को उस ग्राउंड की उसकी जानकारी अच्छी खासी है। लेकिन प्रधानमंत्री आज वहाँ गए उस ग्राउंड को ग्राउंड पे समझने के लिए। वो ये चाहते हैं कि जो नक्शे पे और जो एयर फोटोग्राफ्स को उन्होंने दिल्ली में दिखाया गया है उसको ज़मीन पे जाकर रिलेट करें कि LAC चाइना कहाँ कह रहा है, हम कहाँ कह रहे हैं, चाइना कहाँ पर आ गया पेंगोंगसो में, गलवान में क्या हुआ, दिप्सन प्लेइंग में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो उनको समझाई गई होगी और जो वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे, जो समझ गए होंगे कि इस टोटल इलाके में हर एक एरिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। गलवान वैली में क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, दिप्सांग प्लेन का क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसका क्या रिलेशनशिप है सियाचिन ग्लेशियर से, पेंगोंगसो का क्या रिलेशनशिप है, वो कहाँ चाहते हैं, ये सब चीजें उन्होंने उड़ान के जरिए देख ली हैं आज, मुझे पक्का यकीन है। और उन्होंने इसको आपको एक सेकंड टोक रही हूँ, मंजीत हमारे सहयोगी ग्राउंड में मौजूद है और वो अपना हाथ। जी मंजीत, अभी का क्या अपडेट है वहां से? मंजीत, आवाज पहुंच रही है? अंजना, अभी हॉल ऑफ फेम में श्रद्धांजलि देने के बाद शहीदों को प्रधानमंत्री अब मिलिट्री हॉस्पिटल के निकले हैं। ये जो हमारे पीछे का रास्ता है 14 जी, अभी प्रधानमंत्री हॉल ऑफ फेम में श्रद्धांजलि देने के बाद यहां से सीधे मिलिट्री हॉस्पिटल जा रहे हैं, जहां पे 15 जून की घटना के दौरान जो हमारे जवान घायल हुए थे वो वहां पर उन जवानों से मिलेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। इससे पहले हॉल ऑफ फेम पर जो यहाँ पर शहीद स्मारक है लेह में, वहां पर प्रधानमंत्री ने सियाचिन से लेकर करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए इस पूरे इलाके में अलग अलग युद्ध के दौरान अलग अलग मोर्चों पर उनको श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद अब मिलिट्री हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जो कि एक तरह से अब प्रधानमंत्री के आज के दिन का आखिरी कार्यक्रम है। और यहाँ से जवानों से मिलने के बाद, जो घायल जवान है उनसे मिलने के बाद, उनका हौसला बढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर जो हेलीपैड जो एयरपोर्ट है वहां से वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री दिल्ली से पहुंचे थे। हालांकि 12:30 बजे का वापसी का कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री एक के बाद एक यहाँ पर जो जवानों से मिलने का, अधिकारियों से ब्रीफिंग का जो कार्यक्रम था उसके लिहाज से आगे बढ़ रहे थे, और इसीलिए अब थोड़ी देर बाद मिलिट्री हॉस्पिटल के बाद प्रधानमंत्री सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अंजना, बिल्कुल, तो अस्पताल जा रहे हैं प्रधानमंत्री, आर्मी हॉस्पिटल, और फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जनरल कुलकर्णी, आपसे भी जल्दी से एक रिएक्शन। प्रधानमंत्री ने इस दौरे के जरिए बड़े संकेत दिए हैं। अक्सर हमने देखा है और पूरा इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, जिसमें चाहे वो तमाम प्रधानमंत्री से पहले भी सरहद पर ऐसी वक्त पर जाकर सेना को संबोधित करते रहे हैं, लेकिन अभी कन्फ्रंटेशन या फिर विवाद खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री का अचानक ये दौरा। अंजना, आप जिस तरह से के बात कर रहे हैं, और मैं इसको सुन रहा था मंजीत को ले से, दोनों की आवाज में फर्क देखा। मंजीत कितना आवाज जो है उसको बेचारे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये देखिएगा फर्क।
जब ये जो मेरे सीनियर और वेरी रिस्पेक्टेड सीनियर जनरल शंकर बोल रहे थे, हम लोग जितना भी बात कर ले, यहाँ पे दिल्ली में कर ले या कहीं पर भी कर ले, जब प्रधानमंत्री उधर जाते हैं उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। उन्हें उसे बोलते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स। आप कितना भी उन्हें नक्शे दिखा दे, आप उन्हें कितना भी समझा दें, जब आज प्रधानमंत्री ने सब अपनी आंखों से देख लिया है, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी सैटेलाइट इमेजरी हो, नक्शा हो, कुछ भी हो, ब्रीफिंग हो, वो समझेंगे। आज शाम को जब वो पहुंचेंगे, अब वो जो ब्रीफ करेंगे, उनको जब ब्रीफ करेंगे, द रिएक्शन विल बी टोटली डिफरेंट। नंबर 1। नंबर 2, हौसला अफजाई। जब हौसला अफजाई की बात हम करते हैं, वाकई जवानों का हौसला अफजाई इतना जबरदस्त होता है, चाहे वो घायल जवान बेस हॉस्पिटल में हो, जो हॉल ऑफ फेम की बात करें, हॉल ऑफ फेम के साथ में ही लगा हुआ है वॉर मेमोरियल, वहां पे जब जाके श्रद्धांजलि देते, सबको अच्छा लगता है। जो वहां के नागरिक है, आम आदमी जो लद्दाख का है, उसको अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री आज उधर आया है, मतलब हम लोग सब तैयार हैं। इसके अलावा जो हम लोग बातचीत, एक मैसेजिंग जाता है। मैसेजिंग किसको जाता है? नेबर्स को जाता है, चाइना को जाता है, पाकिस्तान को जाता है। ये आप ये मत सोचिए हम बातचीत करते हैं सुलझाने के लिए, अगर हम तैयारी भी हमारी पूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जॉइंटनेस, देखिए आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गए साथ में, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साथ में गए, उन्हें एयरफोर्स के कमांडर्स वहां पे हैं, आर्मी के कमांडर्स वहां पे हैं, आईटीबीपी के कमांडर्स वहां, ये ज्वाइंटनेस को भी एक बूस्ट मिलता है कि बाकी सबके साथ ब्रीफिंग किया, सबको समझा, सबको मिले, सबकी हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री को 10 मिनट नहीं लगते जवानों के साथ बातचीत करने के बाद कि इनका मोराल कहाँ है। जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बाप रे, इनका तो मोराल स्काई हाई है, जवान सब तैयार हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं वो समझ गए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कहां तक पहुंचा है, क्या बातचीत हो रही है, किसके ऊपर इतनी अनबन हो रही है। प्रधानमंत्री वन आई इज इनफ टू बी एबल टू टेल हिम एंड कन्वे टू हिम कि क्या कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं। कमांडर्स की पर्सनालिटीज उनको पता चलता है, कौन आर्मी कमांडर क्या कर रहे हैं, वो कमांडर क्या कर रहे हैं, डिविजनल कमांडर्स क्या कर रहे हैं, एयरफोर्स कमांडर्स क्या कर रहे हैं, आईटीबीपी के कमांडर्स क्या। तो ये जो पर्सनालिटीज हैं, कौन किधर क्या कर रहा है, उनको देख के उनकी हौसला अफजाई होती है, उनका मोराल ऊपर होता है कि वाकई हमारे मिलिट्री कमांडर्स तैयार है, देश तैयार है, नेतृत्व अच्छा है, अब कोई फिक्र की बात नहीं है, बातचीत करते रहेंगे। बातचीत अगर हल हुई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तैयार। जी सर, इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि भारत से बातचीत जारी है, ऐसे वक्त पर स्थिति को खराब करने के लिए किसी को कदम नहीं उठाना चाहिए, कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। ये चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है, किसी भी पक्ष को हालात बिगाड़ने वाले कदम ऐसे वक्त पर नहीं उठाने चाहिए। खैर, अपने इस बीच जो बड़ी खबर है वही हम आपको बता रहे हैं। पीएम के लिए दौरे पर चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान है। उन्होंने ये कहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के संपर्क में है, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है, तनाव घटाने पर बातचीत चल रही है, हालात बिगाड़ने वाले कदम ना उठाए जाएं। जनरल प्रसाद, इस पर मैं आपसे कमेंट चाहती हूं, और ऐसे वक्त पर जब अखिलेश जी कहते हैं कि चीन का नाम क्यों नहीं लेते, चीन का नाम क्यों नहीं लेते, तो एक सेना अधिकारी के रूप में, पूर्व सेना अधिकारी के रूप में आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री और हम कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध की तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये बात केवल फौजी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं। बातचीत हो जाए, बातचीत से हल निकल आए तो बहुत अच्छा है। अब आज प्रधानमंत्री के पास सारी जानकारी है कि डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है, बातचीत किस तरफ जा रही है और मिलिट्री प्रिपरेशन किस तरफ है। अब वो जो आज सीसीएस की बैठक करेंगे शाम को, या आज करें, कल करें, डेली करें, तो उससे वो एक ऐसा डिसीजन ले पाएंगे जो कि कामयाब होगा। चाहे पॉलिटिकल डिसीजन लें, चाहे डिप्लोमेटिक डिसीजन लें, चाहे और इकोनॉमिक इश्यूज पर डिस्कस करें, और चाहे मिलिट्री कमांडर से कह दें कि अब आप अपना जो प्लान है उसको अनफोल्ड कीजिए, उसको चालू कर दीजिए। उन्हें आज यकीन हो गया कि मेरे जितने एलिमेंट्स हैं वो सब तैयार हैं, और उनको भरोसा अगर हो गया होगा कि भारत सेना जो करना चाहती है उसमें कर पाएगी और उसमें सफल होगी, तो उसको उन्होंने जरूर आज कह दिया होगा कि आप इसको करिएगा जब मैं आपसे कहूंगा। छोटी सी बात आपको मैं याद दिला दूं, जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था आज से 1.5-2 साल पहले भारत सेना ने, तो उस समय प्रधानमंत्री ने एक एक उसकी डिटेल समझी थी।
जो कमांडर्स उसको कर रहे थे उनसे पहले बातचीत की थी, आपको याद होगा। वो दिल्ली में पूरी ब्रीफिंग हुई थी और मैंने सुना है कि पूरी रात प्रधानमंत्री उस दिन सोए नहीं थे जब तक ये पूरा सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त नहीं हुआ था। तो प्रधानमंत्री आज वो प्रधानमंत्री हैं जो कि केवल पॉलिटिकल लीडर हों, बल्कि वो पूरी बात को समझ के एक डिसीजन ले रहे हैं। और वो आज जो मिलिट्री हालत है उसको पूरे से, अब किसी हमारे मिलिट्री कमांडर ने कहा होगा जी मैं अटैक कर सकता हूं, तो उन्होंने पूछा होगा कि इसकी कितनी % सक्सेस है आपकी उनकी नफरी कितनी है, आपकी नफरी कितनी है, उनके हथियार कितने हैं, आपके हथियार कितने हैं, इनको तुरंत से बता दीजिए किस तरह इस्तेमाल होगा और किस तरह से हम सुपीरियॉरिटी गेन करके अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकेंगे। तो ये सब बात का उन्होंने ज्ञान ले लिया है, आज गए इसी मारे हैं। बाकी सब चीजें तो बड़ी अच्छी हैं, उन्होंने हौसला अफजाई किया और हमारे जवानों को देखना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, उन्होंने बातचीत की हमसे, तो हमें अब देश के लिए बिना किसी शंका के लड़ाई करनी है। तो ये जो आज की जो उनकी विजिट हुई है ये बड़ी सरप्राइज विजिट हुई है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कह दूं अंजना जी कि मुझे इसमें कतई सरप्राइज नहीं हुआ। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब एक दिन आने वाला है जो प्रधानमंत्री अवश्य जाएंगे और जमीन की स्टडी करेंगे बिफोर ही गिव्स एनी फाइनल डिसीजन टू गो टू एनी पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो वही हुआ आज और बड़ा अच्छा किया उन्होंने। और मुझे ये भी पता था और आपको भी पता है कि इस किस्म की विजिट को हाईली सीक्रेट रखा जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अब जब वहां पे पहुंच गए और जब वहां से अब चलने का समय आ गया, और ये भी आपको मालूम होगा कि जब प्रधानमंत्री इस किस्म की उड़ान भरते हैं तो उनको एयर में भी प्रोटेक्शन मिलती है। केवल एसपीजी की प्रोटेक्शन ग्राउंड में नहीं होती है, उनको एयर प्रोटेक्शन भी होती है। अब वो किस तरह से होती होगी वो शायद एयरफोर्स वाले जानते होंगे। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि किसी समय भी प्रधानमंत्री विदाउट कवर नहीं है, उनको हमेशा एक तरह से कवर मिली हुई है। और इस तरह के हालात में जब वो गए हैं वहां पे, तो हेलीकॉप्टर में गए होंगे, फिक्स्ड विंग में गए होंगे, कहाँ गए होंगे तो शायद मंजीत नीगी को भी नहीं मालूम होगा। उन्हें तो इतना ही मालूम है कि 14 को हेडक्वार्टर में गए और उनके म्यूजियम में गए। बिल्कुल जनरल प्रसाद, उड़ान के दौरान में वो कहाँ गए। जी, हमारे तमाम सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि सीडीएस के पहुंचने की तो खबर थी वहां पर, लेकिन प्रधानमंत्री खुद आ जाएंगे ये किसी को जानकारी नहीं थी। तैयारी पूरी थी क्योंकि सीडीएस और आर्मी चीफ दोनों पहुंचने वाले थे और मंजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन अब हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जी भी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अखिलेश जी, अब आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी आ गए हैं तो उस बहस को हम लोग आगे लिए चलते हैं। रूडी साहब, एक संदेश देने की कोशिश है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये 2 आरोप है। वो कह रहे हैं बड़े देर से पहुंचे और दूसरा वो कह रहे हैं कि चीन को खुलकर नाम क्यों नहीं लेते। आपका जवाब। नहीं, इसमें मेरे प्रतिद्वंदी अखिलेश जी नहीं है, वो विपक्ष के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देर से पहुंचे, अब पता नहीं कितनी बार देश के प्रधानमंत्री को किनसे बात करके कहां जाना पड़ेगा, इसका उत्तर तो वही बता सकेंगे कि जल्दी क्या होता है और देर क्या होता है। और देश के प्रधानमंत्री जो 125 करोड़ का नेतृत्व करता हो उसे कब जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। ये अच्छा प्रस्ताव है कि देर से पहुंचे, कब पहुंचे, कैसे पहुंचे, कब जाए, ये सब कांग्रेस पार्टी तय करके हमें बताती रहे। हम सरकार में बताने का कष्ट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि चुनौती क्यों नहीं देते। मुझे नहीं लगता है कि 70 वर्ष के इतिहास में चीन के साथ जो भी हमारा संबंध रहा है, चाहे नेहरू जी भी पार्लियामेंट में आके बोले हों, जब हमारा 45,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का चला गया था कि घास भी नहीं है, अ ब्लेड ऑफ ग्रास डजंट ग्रो देयर। और उसके बाद पहली बार जब गलवान की घटना हुई तो देश के प्रधानमंत्री, और मैं समझता हूँ फिर से रिपीट करूंगा, पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर के कहा है कि हमारे जवानों के बलिदान, ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगा और जो हमारी ऊपर नजर उठाएगा, देखेगा, हम उसका जवाब देंगे। अब आपका सवाल होगा कि अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर उन्होंने पुलवामा में बोला तो उन्होंने करके दिखाया, जो बालाकोट की घटना थी। उरी में जब उन्होंने कहा कि व्यर्थ नहीं जाएगा तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया। इसलिए देश के प्रधानमंत्री का, ये मैं पहले ही जवाब दे देता हूं कि इससे पहले अखिलेश जी कुछ और बोल रहे कि हमारे प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड है और उनके मन में क्या है मैं तो यहां बैठा हुआ नहीं जानता हूं, लेकिन वो पहुंच गए लद्दाख तो पीड़ा तो जरूर हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो ऐसे भी अभी भी 19 जब लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बना तो प्रधानमंत्री जी लद्दाख चले गए थे। उसके पहले भी कई बार जाके उन्होंने वहां पर जवानों के साथ दिवाली हो या कई ऐसे ओकेजन पर जाके बिताया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि भारत के इतिहास में लद्दाख के क्षेत्र में 11,000 फीट से लेकर 15,000 फीट के बीच में ऊंचाई जाने वाला, चाहे अरुणाचल का भाग हो, देश का कोई और प्रधानमंत्री रहा। लेकिन हमें प्रतिपक्ष को कुछ बोलना है बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, देश सुनती रहती है। अखिलेश जी आक्रामक हैं आज, कुछ जवाब वो जरूर देंगे। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं। रूडी जी,
अखिलेश प्रताप सिंह जी, कुलकर्णी साहब और साथ ही जनरल शंकर प्रसाद, सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। हेडलाइंस इस वक्त 1:30 बजे की आपको जल्दी से सुना देते हैं। चर्चा जारी है विदाउट ब्रेक। प्रधानमंत्री का अचानक लेह का ये दौरा आप देख रहे हैं, उसी पर लगातार कवरेज आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं चीन की प्रतिक्रिया के साथ। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है तनाव घटाने के लिए भारत से बातचीत जारी है। सैन्य और कूटनीतिक दोनों ही स्तर पर चर्चा चल रही है। ऐसे वक्त पर कोई भी पक्ष हालात बिगाड़ने वाले कदम ना उठाए। और अब यही सवाल लेकर सीधे अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी देखिए, ऐसे वक्त पर जब परिस्थिति नाजुक है, क्या थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता है? विपक्ष है आप, सवाल जरूर दागे, लेकिन चीन को ललकारना, क्योंकि कोशिश लगातार यही हो रही है कि सैन्य स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर एक रास्ता भी निकल जाए। आप ऐसे वक्त पर देश को सीधे झोंक देने की बात नहीं कर सकते। क्या मैं सही कह रही हूं अखिलेश? किसने कब मैंने कहा कि चीन को ललकारिए? आप ये अपने आप मत गढ़ लिया करिए। मैंने कहा अगर चीन गुस्ताखी कर रहा है तो उसका नाम लेने में क्या हर्ज है? उसका नाम क्या नहीं लिया जा सकता? वो गुस्ताखी पे गुस्ताखी करता जा रहा है। ये क्या, ये देखिए, तो नाम लेकर क्या सुनना चाहते हैं आप अखिलेश? सुनिए, अरे फिर एतराज किस बात? क्यों न लिया जाए? ये बता दीजिए। फिर एक लफ्ज कुछ होता है तो पूरे पाकिस्तान का नाम किस तरह से आप लोग सारे लोग बीजेपी को लेते हैं। अगर कोई भी राष्ट्र हमसे गुस्ताखी करेगा तो हम उसके नाम क्यों न लें? पहली बात। दूसरी बात, रूडी साहब ने अपने पार्टी के नेता की तारीफ की, उनका फर्ज बनता है, तारीफ करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है ये। लेकिन हमने जो बात शुरू की थी कि देर आते हैं प्रधानमंत्री जी। आप देखिए, कोरोना में 57 दिन बाद जगे, और जब पूरा देश सब कुछ कह रहा था, हर कोई कह रहा था, तब मानने को स्वीकार नहीं था। आज भयावह स्थिति है, 6.5 लाख से ऊपर है। इसी में ये गलवान वैली में भी मई महीने से ही, 15 मई से ही ये बातें हो रही थी। लेकिन जगह प्रधानमंत्री जी 15 जून को, 19 जून को फिर मीटिंग बुलाए। उसका मीटिंग बुलाने के बाद जो बयान दे दिया कि न कोई आया था, न कोई गया। जो मेहनत हो रही थी सेना के अधिकारियों के द्वारा, चीन के साथ बैठकें करके, विदेश मंत्री ने फोन से बात की, विदेश सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, 3 बैठकें सेना की हो गई, विदेश मंत्रालय की बैठकें हो गई, और 6 जून को जो एक बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि चीन पीछे जाएगा जितना आया है, जितना इनक्रोच किया है। और उसके बाद चीन कहने लगा कि नहीं, आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कहीं घुसे ही नहीं है। आज भी जो बैठक होती है उस पर सिर्फ यही बात होती है कि जो आप 6 जून को बैठक में तय हुआ था वो आप फॉलो करिए। तो आप लोग जो मानेंगे ही नहीं, फिर 20 जब प्रधानमंत्री जी 19 को जब बोले तो 20 तारीख को पीएमओ ने स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री का वक्तव्य सिर्फ जो 15 तारीख को झड़प हुई थी उसमें जो 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, हाँ, उसको लेके था। आप चौथा पारा पढ़िए 20 तारीख की पीएमओ की प्रेस नोट की। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, मैं वापस आप ही के पास आऊंगी, अपनी बात पूरी कीजिएगा अखिलेश जी। सीधे मंजीत के पास चलते हैं। मंजीत, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, अपडेट क्या है? पीएम निकल गए क्या वहां से, हॉल ऑफ फेम से? मंजीत, हाँ, मंजीत से संपर्क कट गया। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए अखिलेश जी, जवाब लेंगे रूडी साहब। अंजना जी, ये प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमारा भी है, सबका है, पूरे देश का। और कोई भी विपक्ष में रहेगा, उसका जनता के जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं, हम वो उठाते हैं, उस पर सरकार को चेताते हैं, उसका ध्यान आकृष्ट करते हैं। इसको इस घमंड में ये बीजेपी लेती है कि हमसे सवाल कर रहे हैं या हम पे उंगली उठा रहे हैं। कतई उंगली उठाने की बात नहीं होती है। आपको हम आपके साथ रह करके, आपको चेताते, जगाते, सावधान करते हुए, आपके कंधे से कंधा मिला के जब राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता की, हमारी सीमाओं की बात आती है तो हम साथ में हैं। और हर विपक्ष भी रहता है। हम गिनाना नहीं चाहते हैं कब किसने क्या किया, लेकिन हम ये मान के चलते हैं हर विपक्ष एक, हर भारतवासी का कर्तव्य बनता है। लेकिन उसको निगेटिव वे में लेने की जो प्रथा बीजेपी की है, ये अच्छी नहीं है। कौन चाहेगा कि देश के ऊपर संकट आए और हम देश के साथ नहीं रहेंगे? ये सोचना कि बस वही देश के साथ है या वही देश प्रेम है, उन्हीं में देश प्रेम है क्या? कांग्रेसियों या जो भी बात उठा रहा है, जो कंसर्न उठा रहे हैं, या जो भी हो, चाहे फौजी हो, पत्रकार हो, रिटायर्ड फौजी हो, पॉलिटिशियन हो, या बीजेपी के भी लोग हो। बीजेपी का स्थानीय सांसद ने स्पष्ट शब्दों में 4 दिन तक बोला क्या क्या हुआ है, उसकी बात भी आप नहीं मानेंगे। अरुणाचल के आपके बीजेपी के सांसद ने बताया
क्या क्या हुआ है, लोकसभा में भी बताया, वहां के अध्यक्ष भी हैं बताया, उसकी बात भी आप नहीं मानेंगे। तो डिनाइल मोड बहुत दिन तक रहने के बाद फिर जो जगते हैं वो कृपया दूसरों की बात सुने। अगर उसमें जो सच्चाई है तो उसको ग्रहण करें। ग्रहण करने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है। रूडी जी, अहंकार वश आप लोग कोई भी सवाल पूछे उसको देश प्रेम के खिलाफ कह देते हैं, यह है उनका आरोप। जवाब दीजिए। देखिए, चुनावी रैली के भाषणों का उत्तर तो किसी चुनावी रैली में ही दिया जा सकता है। यहाँ तो है कि विमर्श करना, सुझाव रखना, तर्क रखना। अब अगर मुझे भी भाषण ही देना हो तो हम भी बोलेंगे, क्योंकि तर्क संगत विषयों में एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ कहना कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और प्रधानमंत्री को ये कह के कोई उनको छोटा तो नहीं दिखा पाता, लेकिन कांग्रेस के लोग ये कहना चाहते हैं कि भारत की फौज हार गई है। और कहीं ना कहीं जब ये लोग चाहे मुझे घोर आपत्ति है, मुझे घोर आपत्ति है सेना पे कभी प्लीज सुनिए, फिर अब तो आप इतना नहीं प्लीज सेना को मत जवाब दे दें, फिर आपके पास में आऊंगी क्लैरिफिकेशन। ठीक नहीं है वो बोल रहे, फिर मैं जरूर जवाब दूंगी। नहीं, बात तो ठीक नहीं है, बात कर रहे हैं। देखिए रूडी जी कुछ गलत, हम आपसे अनुरोध करके दर्शक लेना चाहते हैं। दर्शक लोग बताइए, अब दर्शक लोग बोलिए। दर्शक नहीं, ये तो बात ठीक नहीं है साहब। मैं तो आपसे अनुरोध करके समय मांग रहा था, देश के प्रधानमंत्री को झूठा करार दिया, फिर क्या इनसे आप ही से बात कर लीजिए। ये तो छटपटाने लगते हैं जैसे। नहीं तो बीच में हाँ, आप छटपटाया मत कीजिए साहब, आप समझदार आदमी हैं। जब मैं कोई बात रख रहा हूं तो सुन लीजिए। आप जो बोलते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है कि उनको कब क्या करना चाहिए। कोरोना में हमने बताया था, और उसके बाद फिर हमने बताया था कि देश में गलवान वैली में क्या हो रहा था, कांग्रेस ने बताया था। और देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, विदेश मंत्री झूठ बोलते हैं, रक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं। और ये कहने का तात्पर्य यह है कि देश की फौज भी झूठ बोलती है, क्योंकि देश के फौज का कोई प्रवक्ता तो इनके सामने आएगा नहीं। और तो इस प्रकार से पुरानी दोस्ती किसकी कितनी रही है उस पर तो हम चर्चा कर नहीं रहे हैं। कभी आपने सुना है भारत के दुनिया के इतिहास में कि एक देश के सत्ताधारी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष जाकर के वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई पेपर पैक्ट साइन करे? ऐसा कभी सुना है आपने कि बीजेपी जाकर के चाइना का और नेपाल के पॉलिटिकल पार्टी से कोई संधि कर रही हो? ऐसे बहुत सारे कभी सुना है आपने कि जब डोकलाम का मामला चल रहा हो तो चीन के एम्बेसडर के घर पर जाकर के पूरा परिवार जो इनके नेतृत्व है वो जाके खाना खा रहा हो और भोजन कर रहा हो और शाम का डिनर पार्टी कर रहा हो? राजीव जी, आपको एक बार बीच में टोक रही हूँ, हम इस बातों मैं लौटूंगी, मैं पूरी बात सुनूंगी। जल्दी से मंजीत अपडेट बता रहे। आ रही हूँ जनरल प्रसाद, एक सेकंड। मंजीत। अंजना, इस वक्त प्रधानमंत्री मिलिट्री हॉस्पिटल से जवानों से मिलने के बाद वापस एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। इस वक्त काफिला एयरपोर्ट के अंदर जा रहा है प्रधानमंत्री का, और यहां से अब वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले मिलिट्री हॉस्पिटल प्रधानमंत्री गए थे, जहां पर 15 जून की भिड़ंत में जो घायल हमारे जवान थे उनका हालचाल उन्होंने पूछा। करीब 15 मिनट से 20 मिनट का वक्त वहां पर वो रहे, और अब वापस उनका काफिला इस वक्त हम देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर जा रहा है, जहां से वो एयरफोर्स के विशेष विमान से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एक और खास बात, इससे पहले जब प्रधानमंत्री फॉरवर्ड पोस्ट पर नीमू ब्रिगेड पहुंचे थे, वहां पर प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित किया है। हमें जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री ने करीब 15 से 20 मिनट का भाषण वहां पर जवानों के बीच दिया है। काफी जोश और एक तरह से कठोर शब्दों में उन्होंने उस भाषण को, इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर चीन के खिलाफ और जो तनातनी है, सेनाएं आमने सामने मौजूद हैं, 15 तारीख की घटना हो चुकी है, उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से उस भाषण की कुछ क्लिप जारी भी की जाएगी, लेकिन काफी एक तरह से चीन को संदेश देने वाला, जवानों का हौसला बढ़ाने वाला भाषण प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच में दिया है, करीब 11,000 की फीट की ऊंचाई पर और दुर्गम हालात में, जहां पर इस वक्त हमारे जवान तैनात हैं। मंजीत, वही तमाम बातें जो आप पहले भी बता रहे थे, क्या पीएम ने वहां पर साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीन के साथ सख्ती से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, सख्ती से निपटना होगा, यही संदेश था?
यही संदेश उन्होंने उस भाषण के दौरान जो संबोधित जवानों को किया और अधिकारियों के साथ जो पहले ब्रीफिंग हुई उसमें भी साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें पूरी ताकत के साथ दुश्मन से निपटना है और चीन का एक जो डर एक तरह से खड़ा किया उस डर से बाहर निकलना है, शौर्य दिखाना है। इस तरह के शब्दों का प्रधानमंत्री ने अंजना इस्तेमाल किया और कहा कि पूरी ताकत के साथ हमें दुश्मन को का मुकाबला करना है, उसको जवाब देना है। यह संदेश साफ था कि आने वाले दिनों में जिस तरह की तैयारी इस वक्त अंजना पिछले 15 दिनों में तीनों सेनाओं ने इमरजेंसी खरीद के तहत हथियार खरीदे हैं। बड़े हथियारों की बात करें तो M777 गन से लेकर बोफोर से लेकर स्पाइस मिसाइल जैसे जो बॉम्ब हैं वो खरीदे गए हैं और सुखोई सेकर लड़ाकू विमान मिराज 2000 से लेकर तमाम जो वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग यहाँ पर तैनात हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर यहाँ पर तैनात किए गए हैं और सबसे खास बात पिछले 2-3 दिनों के दौरान आगरा से लेकर तमाम जगह से स्पेशल फोर्स की टुकड़ियां यहाँ पर बुलाई गई हैं। तो ये सब दिखाता है कि सेना की क्या तैयारी है और प्रधानमंत्री उस तैयारी को लेकर क्या उन्होंने एक तरह से कमांड दी है आला अधिकारियों को और जवानों को से क्या कहा है। तो ये साफ तौर पर बात सामने आती है। बिल्कुल, आप बने रहिए, जैसे ही कोई अपडेट और आए फौरन आपके पास आएंगे। राजीव प्रताप रूडी जी, अब आप अपनी बात भी पूरी कर सकते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री का काफिला वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गया है। तस्वीरें कुछ जारी हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने सीधा संबोधित किया है वहां पर सैनिकों को और इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं, पीएम कहते हैं किसी ने हमारी जमीन नहीं ली, लेकिन ऐसा नहीं है। लद्दाख से खबर आ रही है, निश्चित तौर पर कोई झूठ बोल रहा है। ये राहुल गांधी ने सीधे पीएम पर हमला किया है। रूडी साहब, ये बिल्कुल जो हमारे अखिलेश जी अभी देशभक्ति की भी बात शुरू कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और इनके नेता, क्योंकि इसमें देखिए दिक्कत क्या है कि इनके नेता अगर जमीनी नेता ना हो और उनको कुछ जानकारी का अभाव हो तो एक बार उन्होंने कह दिया कि भाई हमारी फौज तो देश की सरकार ने, और उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी फौजों को कहा, आर्मी चीफ को कहा कि हमारे फौजी चले जाए पीएलए से लड़ने के लिए बिना हथियार के। कहा था कि नहीं कहा था उन्होंने? और गलत बात कहा था कि नहीं? आप तो हमारे फौज का मोरल डाउन करना चाहते हैं। फिर क्या ने कहा था? आपने नहीं कहा था देश के प्रधानमंत्री सरेंडर मोड दी है। आप तो जिस प्रकार का बयान लगातार देते जाते हैं और अभी तो फिर उन्होंने कहा अब उनके पास तो सरकार है नहीं। 60 साल तक सरकार थी तो कितना जमीन कहां सियाचिन से लेकर के और किन विषयों पर हम लोग चर्चा करें, अक्साई चीन से लेकर के पीओके से लेकर के, उसके बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे। हम ये कह देते कि भाई चलिए उनसे गलती हुई। लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री मंच पर वहां पर फ्रंट पर जाके खड़े हैं और वहां से वो बयान दे रहे हैं तो ये छटपटाहट कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि नेतृत्व का बड़ा अभाव हो गया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, झूठ बोल रहे हैं। तो कई बार देश के इतिहास में इस प्रकार का वार्ता करने वाले लोगों का जब ये संख्या हमारी 5 साल का कार्यकाल, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते तो देश की जनता उनको 282 से 303 नहीं पहुंचाती और आपको उसी स्थान पर विपक्ष का भी भूमिका निभाने की लायक नहीं छोड़ते। तो आप झूठ बोलते रहिए देश के सामने अखिलेश जी, जितने आपके नेता को बोलना है, हो सकता है आपके कुछ ऑडियंस है वो सुन लेंगे, लेकिन जब आप देश के प्रधानमंत्री को झूठा करार देते हैं तो छोटा जवाब दोनों से ले लेते हैं। जी रूडी साहब, एक सेकंड। जनरल प्रसाद आप हाथ उठा रहे थे बोलने के, मैं आऊंगी अखिलेश जी फौरन। जी नहीं, उस समय जब मैंने हाथ उठाया था तो मैं कुछ बात आपको स्पष्ट करना चाहता था, जो कि बहुत वाद विवाद चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने कुछ यहाँ कहा अपने भाषण में, कुछ जमीन ली है नहीं ली है, कुछ कब्जा हुआ है नहीं हुआ। उस बात पे मैं एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ आज आपको। अंजना जी, आज तक चाइना ये नहीं बता पा रहा कि उसकी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की परसेप्शन क्या है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल की परसेप्शन अपनी मर्जी से जब उसको कन्वीनियंस होती है उसे बदलता रहता है। 2002 में एक दफ़ा उसने नक्शे के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की थी जिसको मानने को तैयार था कि मेरी परसेप्शन LAC की ये है, आपकी परसेप्शन ये है। उस नक्शे को दिखाने के तुरंत 20 मिनट के बाद उसने वो नक्शा विड्रॉ कर लिया और उसके बाद से आज तक 2002 से लेके 2020 तक वो ये कहता रहता है कि जी मेरी आज यहाँ LAC है, कल बोलेगा कि यहाँ पर आ गई, परसों बोलेगा यहाँ आ गई। तो वो अपनी कन्वीनियंस से LAC को शिफ्ट करता रहता है। पिछले साल तक गर्मियों में फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग होती थी, अब आज कहने लगा नहीं जी ये तो मेरा फिंगर 2 तक LAC यहाँ से जाती है। उस दिन पहले कहने लगा जी PP 14 पे यहाँ से जाती, जब पीछे भेज दिया उसको तो पीछे चला गया, अब फिर आगे आ गया, कहता है जी हाँ मेरी परसेप्शन तो ये है। तो भारत के अंदर वो आया नहीं आया इसका सवाल नहीं है। वहाँ पे देखिए आप दिप्सांग प्लेन में जो वाई जंक्शन है
वहाँ के जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 10A, 11, 12, 13, वहाँ तक पेट्रोलिंग हो रही थी अभी तक। अब सडनली वो कहने लगा नहीं जी ये तो LAC यहाँ तक है, ये तो LAC वही जंक्शन तक है, सब मेरा इलाका है। तो इस तरह से वो LAC बदलता रहता है। तो हम हर साल ये तो नहीं कह सकते कि वो हमारी जमीन पे हावी हो गया फिर वापस चला गया। 2013 में वो आया था देक्षाम प्लेन में, जबकि वहां पे DBO के पास उसने तंबू गाड़े थे, आपको याद होगा, फिर वहां से चला गया वापस। अब 13 के बाद आज फिर आ गया वहां पे उस इलाके में। कहां तक आए तो मालूम नहीं, लेकिन उसकी मैं मूल बात ये कहना चाह रहा हूं अंजना जी कि चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, वो हर अपनी कन्वीनियंस से दिन पे दिन बदलता रहता है जी। और हमारी तो हम कहते हैं भैया हमारी तो एक ये लाइन है, इसको हम मान रहे हैं, हमने नक्शे पे ड्रॉ कर रखा है, हमारी आर्मी उसको मानती है, लेकिन वो हर साल अपनी LAC बदल देता है। तो कहाँ घुसपैठ हुई कहाँ नहीं हुई, इसको कौन कह सकता है कि घुसपैठ हुई है कि नहीं हुई है। जनरल कुलकर्णी आपका टेक इस पर, फिर अखिलेश जी से जवाब दें। जो जनशंकर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। LAC का जो परसेप्शन है उसकी वो अलग पे चाइनीज क्लेम लाइन, वो क्लेम करता है कहाँ जॉनसन, कहाँ 1842 और कहाँ 1959 और कहाँ 1962 और कहाँ 2003। ये सब चीन के साथ हमें अब सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमें बताना पड़ेगा कि नो मोर। सबसे पहले अगर हमको शांति चाहिए, स्टेटस को एंटे, जो भी स्टेटस को एंटे एज ऑन 30 अप्रैल 2020 था, वहां पे अगर चीन जाता है तो बातचीत हो सकती है। अगर बातचीत करते रहना है और टाइम पास करना है, चलो कोई बात नहीं, हम टाइम, लेकिन अपनी तैयारी होती रहनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा एक फौजी होने के नाते अगर लोगों को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, ज्यादा बातचीत नहीं करने चाहिए। राजनीति एक अपनी जगह, और कम से कम जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर बातचीत नहीं कर, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर दो बातें अगर हमारे देश के बीच में ही अलग अलग बातें निकल रही है तो इसका फायदा कौन उठा रहा है? चीन उठा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने कम से कम सिक्योरिटी के ऊपर जो है सबने मिलकर के एक बात, एक आवाज निकलनी चाहिए। इस तरह अलग अलग बातें करने से क्या हो जाता है, आई थिंक वी कन्वे रॉन्ग मैसेजेस, और इसका फायदा कौन उठाता है? चीन उठाता है। इसलिए हम लोगों ने कभी भी इस मामले में नहीं करना चाहिए। और मैं बार बार ये कहता रहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग तैयार हैं, हम लोगों ने तैयारी करती रहनी चाहिए। बातचीत अपनी जगह, तैयारी अपनी जगह। अखिलेश देखिए अंजना जी, मैंने दो बातें कही थी। जी अभी दो मैंने बात की थी कि बीजेपी पहले तो अहंकार में रहती है, फिर उसके बाद डिनायल मोड में रहती है अगर कोई कंसर्न उठा रहा है तो। मैंने तमाम तथ्यों के साथ बातें रखी। रूडी जी ने उसके जवाब में सबसे पहला शब्द क्या प्रयोग किया? देखिए अहंकार। ये कोई रैली की भाषा को रैली में ही जवाब दिया जा सकता है। हम अगर कंसर्न उठा रहे हैं तो किस तरह से हल्के में उसका उपहास करके और उसका जवाब या उसकी बात नहीं की जा रही है। अरे हम भी आपके तरफ से राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र की बात उठा रहे हैं। और अपनी सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए सेना का वोट मत लिया करिए। आपने दो बड़े आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। आपने कहा कि सेना को हारा हुआ बताकर एक शब्द प्रयोग किया, दूसरे आपने कहा कि सेना को फौज की भी झूठ बोलती है। दो शब्द आपने कहा। इसका इस तरह की भाषा सेना के लिए न प्रयोग किया करें कृपया आप लोग। सेना के शौर्य, सेना के दम साहस की चर्चा ही नहीं हो रही है। सरकार की बात हो रही है, सरकार की भूमिका की बात हो रही है। सेना का काम सेना के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपसे लाख गुना बेहतर जानती है, करती भी है और उसने करके दिखाया भी है। आज इतिहास ही नहीं भूगोल तक बदला है इस भारतीय सेना ने। तो इसलिए उसकी चिंता आप मत करें। चिंता करिए आपको जो नेतृत्व मिला है सरकार चलाने का, जो सरकारी तंत्रों के व्यवस्थाओं से जो आप चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, उसका जब सारे रास्ते विफल होते हैं, सरकार की सारी नीतियां जब विफल होती हैं, तब अंतिम विकल्प होता है युद्ध। और अभी भी सरकार के पास तमाम विकल्प हैं। अगर आप स्वीकारेंगे नहीं, जनरलों ने एक दो बात सही कही कि सबको जब आप ये मानेंगे नहीं कि चीन हमारे सरजमीन पे आया है, तो फिर आप गए किस लिए थे? कौन सा टेंशन फिर है? फिर सब शांति से रहना चाहिए। फिर कौन सी ऐसा तनाव आ गया? सेनाएं भी वहां पे पहुंचने लगी, प्रधानमंत्री जी भी पहुंचने लगे, तमाम तैयारियां शुरू हो गई। अगर उसने गुस्ताखियां नहीं की हैं, हमारे जमीन हमारे भूभाग पे नहीं आया है, तो क्यों है? फिर हमारी बैठकें क्यों होती हैं? बैठकों में क्यों जिक्र होता है कि 6 जून की जो तय हुआ था, उस 6 जून को जो बातें तय हुई थी चीन के द्वारा, उस स्थिति पे चीन वापस जाए। फिर वो 6 जून की स्थिति क्या थी?
यह आप हमारी जो एम्बेसी है या विदेश मंत्रालय है उसका रक्षा मंत्रालय और जो बीजिंग में भारत की एम्बेसी है उसके प्रेस नोट पढ़ लीजिए रूडी जी। जवाब दे रहे वो रूडी क्या क्या कहते हैं, क्या ये तो मैं सारे प्रेस नोट में भी रखा हूं अपने मंत्रालयों के। रूडी साहब जवाब दो। आप लोग उस पे भी अडिग नहीं रहते हैं। चलिए आप नहीं ये नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज नहीं हो रहा हूं। अब ये इतने जवाब सुन लेते हैं। फिर आप बोल सुनिए। सरकार विफल है और फौज कामयाब है, मतलब या तो हमको समझने में तो फौज कामयाब हो गया और जो अखिलेश जी कह रहे कि हमारी फौज कामयाब हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार विफल हो गई। पता नहीं दुनिया के किस विश्लेषण में ये शब्द सहमति वाले बन सकते हैं। और फौजियों का ये तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो हमारे जनरल कुलकर्णी और दूसरे जनरल साहब बता रहे हैं कि थोड़े पढ़ने लिखने की बात उन्होंने कर दी। जनरल साहब ने कहा कि भाई देखो चीन का तो एक बात हम लोग दुनिया में नहीं डिस्कस करते हैं, वो तो कहीं नहीं कह रहा है, वो तो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ये भी नहीं बता रहा है कितने फौजी मरे और कैसे मरे और कितने भारतीय ने उनको मारा, उसको स्वीकार भी नहीं कर रहा है, उनको सैल्यूट भी नहीं कर रहा है, उनके क्रिमेशन का डिटेल्स भी नहीं। लेकिन भारत में हमारी जो समझदार विपक्ष है जो सवालें पूछना चाहती है वो कहती है कि बताओ अब इनको तो कैसे मैं अखिलेश जी को समझाऊं और जितने दर्शक हैं अंजना जी उनको मैं कैसे समझाऊं कि चीन के साथ लद्दाख के क्षेत्र में हमारा इस क्षेत्र में कोई बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर का मतलब होता है कि लाइन खींच करके खंभा गाड़ करके फेंसिंग करके बॉर्डर है। परसेप्शन एक अंग्रेजी का शब्द होता है अखिलेश जी, आप तो अंग्रेजी पढ़े ही होंगे, आप तो परसेप्शन होता है जो समझ बना करके पिछले 60 वर्षों में परसेप्शन है कि ये मेरा लाइन ऑफ कंट्रोल है। फौजी जनरल बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे हैं ये बात, जनरल साहब ने समझाने का कोशिश किया है कि परसेप्शन है और उस परसेप्शन पर जो हमने अपना एक जो स्टेटस को आंटी की बात करते कि हमारा परसेप्शन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मेरा क्या है, हम उस पर खड़े हैं। और जब जब वो घुस करके कभी चीन कहता है कि ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरी भूमि है, कोई जनरल हम लड़ने भी नहीं गए थे, हम उस क्षेत्र में एक आध दो बार गए हैं, पता नहीं अखिलेश जी भी जाकर देखे होंगे। हम अपने फौजियों के वर्णन चित्रण उनकी समझदारी को जब जब ये कह के चुनौती देंगे कि फौज कामयाब है सरकार विफल है, तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं और फिर उसमें हम सवाल उठाते। कोई दुनिया की विपक्ष ऐसी नहीं होगी और कोई विपक्ष का नेता नहीं होगा जो अपने फौजियों को कहे कि देश की सरकार ने हुक्म दिया तुम बिना हथियार लेके चले गए। जो जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं कि भाई काइंडली नेता लोग ऐसी बातें मत कीजिए, देश का मोरल डाउन होता है, ये लड़ने का समय है, आप हमको छोटा दिखाना चाह रहे हैं, हमारी सरकार है, हम उत्तरदायित्व हमारा है, दायित्व है, हम बताएंगे आपको क्या हुआ। लेकिन जब और आप ये कह रहे हैं युद्ध क्यों नहीं करते, जरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की शाम को बैठक करा के कहिए कि कांग्रेस के राहुल गांधी की ऐलान है, ही शुड ऐलान करवाइए शाम को कि भारत को चीन के साथ युद्ध करना चाहिए और युद्ध का स्वरूप क्या होगा। अखिलेश जी ने अभी कहा है, राहुल गांधी का जो इतना उनका ट्विटर आता है ना टकाटक, उसमें यह भी कहे कि लेट्स फाइट अ वॉर, और उसके बाद उनका हम देखना चाहते हैं कि क्या रिस्पांस है। सबसे पहले तो चाइना के बारे में जो जितनी बातें हम लोगों ने सुनी है, चाइना की दोस्ती जो कांग्रेस पार्टी से है वो प्रत्यक्ष है। तो मैं इसमें ये नहीं कह रहा था, मैं कह रहा हूं कि हमें ऐसे परिस्थिति में अखिलेश जी आप देशभक्त हैं, आप फौज के साथ हैं, भले भाजपा की सरकार और देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है, फौज के साथ है। यदि आप ईमानदारी से भारत के फौज के साथ हैं, उसके कुर्बानी के साथ हैं, उसके शौर्य के साथ हैं, तो कम से कम मेरी बात को तो काट दीजिए। लेकिन जो फौज के जनरल्स आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि लाइन ऑफ जो परसेप्शन है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हमको भी पढ़ा दीजिएगा टेलीविजन चैनल में। ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, आप लोगों को बड़ा महंगा पड़ेगा। अखिलेश जी जवाब दीजिएगा। हेडलाइंस इस वक्त की जरा सुना रहे हैं, 2 बज गए हैं, 2 बजे की हेडलाइंस, चर्चा जारी है, लगातार कवरेज भी। पहले इस वक्त 2 बजे की सुर्खियां आपको सुना देते हैं।